गिटार की वही जानी पहचानी धुन पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी और अचानक वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तुमने एम्बेरेस्ड शर्मिंदा होकर आदतन अपना सिर घुमा लिया। मैंगमैंग की बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं और वो शाव शाव की गोद में दुबकी हुई थी। शाव शाव पूरी तरह से फ्रीज हो गई। ये गाना, ये जानी पहचानी आवाज, ये वही तो थी जो उसने कुछ दिनों पहले वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान सुनी थी। मैंगमैंग ने अपनी छोटी सी उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा किया और ऊपर शाव शाव की तरफ देखा। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक रही थीं। ये तो पापा हैं। पापा फोन के अंदर हैं। शाव शाव ने प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाया और धीरे से फुसफुसाकर बोली, अब तुम्हें समझ आया कि पापा के पास अचानक घर का नया फर्नीचर और बाकी सब चीजों के लिए इतने पैसे कहां से आए। लाखों लाइक्स मिले हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। उसने तुम्हारे उस शार्प और क्लियर प्रोफाइल को देखा। उसके एक्सप्रेशंस काफी कॉम्प्लेक्स थे। अपनी मां की इस बात को सुनकर मैंगमैंग पूरी तरह रिलैक्स हो गई। पूरे लिविंग रूम में एकदम शांति छा गई और सिर्फ वो गाना तुम तीनों के बीच हवा में तैर रहा था। तुमने ऑकवर्ड होकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंगमैंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और वो खुशी खुशी शाव शाव की गोद से उछलकर सीधे तुम्हारी बाहों में आ गई और फोन की स्क्रीन को देखने लगी। शाव शाव पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। वो खूबसूरत धुन, क्या ये वही गाना नहीं था जो कुछ दिनों पहले उस कमरे से बाहर आ रहा था? तो उस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस बार मैंगमैंग ने पहले बोलना शुरू किया। उसने अपनी छोटी सी उंगली उठाई, फोन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया और ऊपर शाव शाव की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह क्यूरियोसिटी से भरी थीं। यह पापा हैं। पापा फोन के अंदर हैं। क्या ये सच में पापा हैं? शाव शाव ने उस छोटी बच्ची के सिर को थपथपाया और उसे देखकर मुस्कुराए। अब जाकर उसे समझ आया था कि तुम्हारे पास अचानक फर्नीचर बदलने के लिए इतने पैसे कहां से आए थे। जब वीडियो पर मिलियंस में लाइक्स हो तो पैसे क्यों नहीं होंगे? वो मुड़ी और उसने तुम्हारे उस शार्प डिफाइंड प्रोफाइल को देखा। उसका चेहरा काफी उलझा हुआ सा था। अपनी मां के इस जवाब से बेहद खुश होकर मैंगमैंग और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वापस तुम्हारी बाहों में कूद गई। उसके दोनों नन्हे हाथों ने तुम्हारे चेहरे को कब किया पकड़ा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गजब की चमक थी। पापा बहुत अच्छे हैं, उसने अपनी उस बेहद सॉफ्ट और पतली आवाज में कहा। मैंगमैंग भी गाना गाना चाहती है। मैंगमैंग को भी फोन के अंदर जाना है। अपने चेहरे पर उन दो छोटे सॉफ्ट हाथों का टच महसूस करके तुम्हारे अंदर का सारा रूखापन एक पल में पिघल गया। तुमने भी बदले में अपने दोनों हाथों से उसके छोटे से चेहरे को पकड़ा। क्या मैंगमैंग को गाना गाना पसंद है? हाँ। मैंगमैंग की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं और उसने बिना एक सेकंड की देरी के जवाब दिया। तुम्हारी स्माइल और ज्यादा चौड़ी हो गई। चलो ठीक है, तो पापा मैंगमैंग को गाना गाना सिखाएंगे। जब मैंगमैंग पूरा गाना सीख जाएगी तो हम दोनों मिलकर फोन के अंदर चलेंगे। प्रॉमिस। मैंगमैंग ने एक्साइटमेंट में बार बार अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर तुम्हारे गाल पर एक बहुत ही प्यारा सा और जोरदार किस कर दिया। बदले में ये रिवॉर्ड पाकर तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंगमैंग की उस पूरी तरह से प्यार और तारीफों से भरी नजरों के बीच तुम तुरंत दौड़कर साइड वाले बेडरूम में गए, अपना गिटार निकाला और वापस आकर सोफे पर सेट हो गए। तुमने गिटार की ट्यूनिंग सेट की, फिर सिर उठाकर देखा तो पाया कि वो शाव शाव और मैंगमैंग बिना पलक झपकाए सिर्फ तुम्हें ही निहार रही थी। तुम्हारा चेहरा इस बार थोड़ा सा लाल हो गया। तुमने अपनी उंगलियां गिटार के तारों पर फेरी। आज पापा सिर्फ मैंगमैंग के लिए एक नया गाना बनाएंगे। पहले पापा इस गाने को पूरा एक बार गाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे पापा एक एक लाइन गाएंगे वैसे वैसे मेरी मैंगमैंग भी एक एक लाइन गाएगी, ठीक है ना? मैंगमैंग ने बड़े चाव से अपना सिर हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह एक्साइटमेंट से भरा था। इस गाने का नाम है करेज एक्सप्लोजन, करज एक्सप्लोजन। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बच्ची। तुमने गिटार का पहला कॉर्ड बजाया और एक बेहद ब्राइट, बबली, खनकती हुई धुन पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। मैंगमैंग का रिदम सेंस सच में बहुत कमाल का था। वो हर एक बीट के साथ अपने सिर और बॉडी को मूव करने लगी। बिना सोचे तुम भी खुद ब खुद उसके साथ उसी रिदम में झूमने लगे। बाप बेटी की इस जोड़ी को इस तरह एक ही सिंक में झूमते देख सियो सियो की आंखें भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो गईं। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ गई और उसे पता भी नहीं चला कि कब वो भी उनके साथ उसी रिदम में झूमने लगी थी। पहली बार पूरा परिवार एक साथ उस बेइंतहा खुशी में पूरी तरह डूब चुका था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा लिविंग रूम ही एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा हो। गाना खत्म होते ही मैंगमैंग ने किसी सुपरहीरो की तरह हवा में मुक्का लहराकर पोज दिया। तुमने भी गिटार साइड में रखा और बिल्कुल उसके जैसा पोज बनाया और फिर अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी नाक को छू लिया। मैंगमैंग हंसती हुई सीधे तुम्हारी बाहों में ढह गई और अपनी दोनों छोटी बाहें तुम्हारी गर्दन में कसकर लपेट दी। पापा, मैंगमैंग को ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। उसने अपनी बेहद सॉफ्ट और प्यारी आवाज में तुम्हारे कान के पास फुसफुसाकर कहा। पापा प्लीज आप फिर से पहले जैसे मत बनना। ओके। तुमने उसे कसकर भींच लिया। तुम्हारा मुंह हल्का सा खुला रह गया और आंखें एकदम पथरा गईं।
तुमने झटके से उसे अपने करीब खींचा और कसकर गले से लगा लिया, अपना चेहरा उसके छोटे छोटे कपड़ों में छुपाते हुए। पापा अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारी आवाज भारी थी पर उसमें एक गजब की मजबूती थी। सियो सियो उस पल तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसके अपने गालों पर आंसू खामोशी से बह रहे थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि जो खौफनाक दिन पीछे छूट चुके हैं वो अब कभी वापस नहीं आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तुमने ही खुद को सबसे पहले संभाला, गिटार को एक तरफ रखा और मैंग मैंग को अपनी गोद में उठा लिया। मैंग मैंग, चलो अब ये गाना सीखते हैं। पापा एक लाइन गाएंगे, फिर तुम मेरे बाद वही लाइन गाना। रेडी? ओके। मंगमिंग तुरंत मान गई। इसके बाद तो जैसे बाप बेटी की फुल ऑन टीचिंग क्लास शुरू हो गई। पूरी सुबह वो छोटा सा लिविंग रूम उन दोनों की आवाजों से गूंजता रहा। उन दोनों को गाने में इस तरह डूबा देखकर शाव चुपचाप लंच बनाने के लिए किचन में खिसक गई। हालांकि उसका बनाया खाना टेबल पर तुम्हारे बनाए खाने जितना टेस्टी नहीं होता था। उधर मंगमिंग ने तो किचन की तरफ देखकर जोर जोर से ये अनाउंस करना शुरू कर दिया कि अब से वो अपने सारे मील खाना सिर्फ पापा के हाथ के ही खाएगी। ये सुनते ही अंदर कुड़ रही सियो सियो ने अपनी बेटी को एक हल्की सी जलन भरी तिरछी नजर साइड आई मारी। छोटी गद्दार कहीं की, सिर्फ 2 दिन में ही पार्टी बदल ली। पर दिल ही दिल में उसने महसूस किया कि इसी अपनेपन और गर्माहट को तो एक असली परिवार कहते हैं। मैंग मैंग बहुत जल्दी चीजें सीख रही थी। सिर्फ 3 दिनों के अंदर वो करेज एक्सप्लोजन को पूरा अंत तक गाने लगी थी। मैंग मैंग की जिद पर तुमने उसका एक वीडियो शूट किया और उसे डुइन पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में मैंग मैंग ने एक पिंक कलर की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी और बालों में एक बड़ा सा बोप बोप लगा रखा था और वो म्यूजिक की धुन पर अपनी छोटी सी बॉडी को मटकाते हुए झूम रही थी। वो हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी। कैमरे के पीछे तुम्हारा चेहरा एक बड़ी सी स्माइल से भरा था, जिसमें साफ यह मेरी बेटी है और मुझे इस पर नाज है वाली प्राउड फीलिंग रिफ्लेक्ट हो रही थी। साइड में खड़ी शाव जब तुम्हारी इस शक्ल को देख रही थी तो अपनी हंसी रोकने के चक्कर में उसका दम ही घुटने वाला था। उसने तुम्हें पहले कभी इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ नहीं देखा था। इन 3 दिनों में तुम्हारे इस बदले हुए अच्छे बिहेवियर ने तुम्हारे और सियो सियो के बीच की कड़वाहट को काफी हद तक कम कर दिया था, यहाँ तक कि अब वो खुद से बढ़कर तुमसे बात करने लगी थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पर एक्सिंग यू अकाउंट का ये दूसरा वीडियो एक बच्चों का गाना था, हमेशा की तरह ओरिजिनल और पहले जितना ही खूबसूरत। डुइन हेडक्वार्टर में बैठे सियोली ने इस वीडियो को लगभग तुरंत ही स्पॉट कर लिया। वीडियो को पूरा देखने के बाद उसने बिना सोचे समझे इसे मैक्सिमम बूस्ट दे दिया। कितना प्यारा छोटा सा डम्पलिंग है यार, और गाना कितना खूबसूरत है। सियोली के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, वो सच में इंसानी रूप में कोई एनिमेटेड इमोजी लग रहा था। और देखते ही देखते डुइन का ट्रेंडिंग पेज एक बार फिर हिल गया। अभी ए लाइफ टाइम विथ यू का तूफान पूरी तरह थमा भी नहीं था कि करेज एक्सप्लोजन ने दूसरी लहर की तरह हिट कर दिया। ये वीडियो तो पहले वाले से भी ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ा। सिर्फ एक दोपहर के अंदर इस पर 5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ गए और कमेंट सेक्शन में इतना गदर मच गया कि शाम होते होते तुम्हारे पास अपना फोन फिर से साइलेंट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम सोफे पर मैंगमैंग को अपनी बाहों में लिए बैठे थे और बड़े मजे से कमेंट स्क्रॉल कर रहे थे। कमेंट सेक्शन तो जैसे कोई खजाना था। तारानकन, अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं किसी लड़के को 100 मील के दायरे में भी फटकने न देता। तारानकन, ये तो बिल्कुल कॉमेट जैसी है। तारानकन, जैसा बाप वैसी बेटी। पापा ने ए लाइफ टाइम विथ यू से रॉयल फ्लश खोला और बेटी ने करेज एक्सप्लोजन से उसे परफेक्टली कंटिन्यू किया। क्या इसका मतलब यह है कि अगला वीडियो मम्मा का होने वाला है? तारानकन, यह इस वीडियो पर सबसे ज्यादा रिप्लाई किया गया कमेंट था। अगले दिन सैटरडे को तुम अभी अपना मॉर्निंग रन खत्म करके घर लौटे थे और पसीना पोंछते हुए जैसे ही तुमने मेन गेट खोला, तुम्हारी भिड़ंत सीधे बेडरूम से बाहर आ रही शाव से हो गई, जो एक नई स्ट्रैपी स्लिप ड्रेस पहने हुए थी। वो साफ तौर पर अभी नहाकर निकली थी। अपने बालों को ब्लो ड्राई करते हुए उसके गाल भाप की वजह से हल्के गुलाबी पड़ चुके थे। तुम दोनों एक दूसरे को बस एकटक देखते रह गए। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक शायरी की लाइन कौंधी कीचड़ से निकला वो बिल्कुल प्यो कमल का फूल। इस पल ये लाइन शाव पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। तुम्हें इस तरह किसी स्टैच्यू मूर्ति की तरह खड़े होकर घूरते देख शाव ने इनकम्फर्टेबल होकर अपने हाथों को अपने सीने पर क्रॉस कर लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल होकर कानों के टिप्स तक दहक उठा था। हालांकि उनकी शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, पर फिर भी ये पल बिल्कुल वैसा फील करा रहा था जैसे 2 लोग अभी नए रिलेशनशिप में आए हों। मॉर्निंग, सियो ने खुद को जितना हो सके उतना नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए तुम्हें विश किया, पर उसके पैर उसे उसकी मर्जी से भी ज्यादा तेजी से वापस बेडरूम की तरफ खींच रहे थे। मॉर्निंग, तुमने एक सिंपल सा जवाब दिया। सियो ने आगे कुछ नहीं कहा। वो लगभग दौड़ती हुई वापस बेडरूम में घुस गई। तुम बेबसी से हंस पड़े, अपने दिमाग से उन फालतू थॉट्स को झटका और गुनगुनाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गए। नहाना, ब्रेकफास्ट बनाना और फिर मैंगमिंग को जगाना, यह अब तुम्हारा डेली का परमानेंट रूटीन बन चुका था। जब तुमने बेडरूम का दरवाजा खोला तो मैंगमिंग अभी भी गहरी नींद में थी। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और वो तुम्हारे उस बड़े से बेड पर किसी छोटी स्टारफिश की तरह हाथ पैर फैलाकर सो रही थी। पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर खाना मिलने और अच्छे आराम की वजह से मैंगमिंग के गालों पर वो पुरानी रौनक वापस लौट आई थी।
वो थी तो अभी भी उतनी ही पतली, पर तुम साफ देख सकते थे कि उसकी हालत पहले से कितनी बेहतर हो चुकी थी। तुम बिस्तर के कोने पर बैठे और कुछ पलों के लिए उसे निहारते रहे, फिर थोड़ा नीचे झुककर उसकी छोटी सी नाक को धीरे से पिंच किया। मैंगमिंग, उठने का टाइम हो गया, चलो खाना खाते हैं। बिस्तर पर लेटी उस छोटी बच्ची ने अपने होंठ सिकोड़े, धीरे से अपनी एक आंख खोली और तुम्हें सामने देखते ही उसके होठों पर खुद ब खुद एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी दोनों छोटी बाहें आगे बढ़ाई और तुम्हारी गर्दन में लपेट दी और पापा कहते हुए बड़े लाड से तुमसे चिपकने लगी। तुम मुस्कुराए, उसे अपनी गोद में उठाया, बेडरूम से बाहर लाए और वॉश बेसिन के सामने रखे उस छोटे स्टूल पर खड़ा कर दिया। पिछले 2 दिनों से मैंगमिंग खुद अपना चेहरा धो रही थी और ब्रश कर रही थी। तुम उसके बगल में खड़े होकर उसे सपोर्ट दे रहे थे, टूथपेस्ट स्क्वीज कर रहे थे और टॉवल उसके हाथ में थमा रहे थे। मैंगमिंग बहुत शार्प थी। सिर्फ 2 दिन सिखाने के बाद ही उसने ये पूरा रूटीन खुद से सीख लिया था। उसी वक्त शाओ भी बेडरूम से बाहर आए, उसके लंबे बाल ऊपर एक हाई बन में बंधे हुए थे और उसका ये लुक देखकर तुम्हारी आंखें खुद ब खुद चमक उठीं। तुमने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। हाँ, 20-22 साल की लड़की में जैसी एनर्जी होनी चाहिए, ये बिल्कुल वैसी लग रही है। हालांकि वो अभी भी काफी कमजोर थी। थोड़ी और गोल मटोल हो जाती तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। शाओ के अंदर अभी भी थोड़ी सी घबराहट थी, उसके गाल हल्के से गुलाबी थे। ये पहली बार था जब वो घर पर इस तरह स्टाइल होकर बेडरूम से बाहर निकली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसी लग रही है। उसने एक नज़र यू पर डाली, जो अभी भी मैंगमिंग को संभालने में बिजी था, और चुपचाप डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। अभी पक्का उनकी आंखें एक सेकंड के लिए चमकी थीं। इसका मतलब ये सच में अच्छा लग रहा है। वेट, पर मैं उनके ओपिनियन की इतनी परवाह क्यों कर रही हूं भला? सियो ने चिढ़कर अपना मुंह फुलाया और अपने चॉपस्टिक से कटोरी की दलिया को चलाने लगी। वो खुद पर ही गुस्सा हो रही थी कि वो इस बात की इतनी टेंशन क्यों ले रही है। तुम उसी पल मैंगमिंग को अपनी बाहों में लिए टेबल के पास आए, जो अब फ्रेश हो चुकी थी। मैंगमिंग ने बड़े प्यार से मम्मा पुकारा और अपना छोटा सा चम्मच उठाकर अपनी कटोरी की उस गोल्डन बाजरे की दलिया को चलाने लगी। क्या तुम आज हमारे साथ बाहर चल सकते हो? तुम चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे कि शाओ के इस सवाल पर तुमने थोड़े हैरान होकर अपनी नजरें ऊपर उठाई। शाओ ने तुम्हारी नजरों से बचे बिना हल्का सा सिर हिलाया, पर उसके कानों के निचले हिस्से एकदम लाल हो चुके थे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुमने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। बाहर सड़क पर आकर तुमने एक टैक्सी रोकी। आज तुम्हारी मंजिल सिटी सेंटर का येदा प्लाजा थी। शाओ ने अपनी पुरानी असिस्टेंट टाओ लैली से वहां की एक मिल्क टी शॉप पर मिलने का प्लान बनाया था। तुम्हारे और मैंगमिंग के साथ आने की इकलौती वजह ये थी कि टाओ लैली उस छोटी बच्ची से मिलना चाहती थी, और पिछले कुछ दिनों से मैंगमिंग तुम्हारी परछाई बन चुकी थी, जो एक पल के लिए भी तुमसे अलग होने को तैयार नहीं थी। तो सीधे शब्दों में कहें तो तुम सिर्फ मैंगमिंग की वजह से इस ट्रिप पर एक बोनस की तरह साथ जा रहे थे। पूरे 2 साल के बाद वो आखिरकार अपनी सीओजी से मिलने वाली थी। टाओ लैली का दिल एक्साइटमेंट से बुरी तरह धड़क रहा था। वो वक्त से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उसने कई सारे मिल्क टी के कप्स खरीद लिए थे और अपनी आंखें सीधे एंट्रेंस गेट पर टिकाए बैठी थी। टाओ लैली और शियो ने 1.5 साल तक एक साथ काम किया था और दोनों सगी बहनों की तरह क्लोज थी। शियो हमेशा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। बस अफसोस इस बात का था कि बाद में शियो तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। और टाओ लैली को आज तक समझ नहीं आया था कि उसकी सीओजी को उस बिल्कुल मामूली और बेकार से आदमी में ऐसा क्या दिख गया था। वो चाहकर भी इस बात को डिकोड नहीं कर पाती थी। उसने उस वक्त उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर तब शियो अपने फैसले पर इस कदर अड़ी थी कि उस तक किसी की बात पहुंची नहीं रही थी। टाओ लैली अभी अपने इन्हीं विचारों में खोई थी कि तभी अचानक उसे दरवाजे से अंदर आती वो जानी पहचानी परछाई दिखी, जो हाथ में एक फुदकती हुई छोटी सी मार्शमेलो जैसी बच्ची को थामे हुए थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वो झटके से खड़ी हुई और पागलों की तरह हाथ हिलाने लगी। सीओजी इधर। शियो ने आवाज सुनी, ऊपर देखा और टाओ लैली को इस तरह हाथ हिलाते पाया। तुरंत उसके चेहरे पर एक नेचुरल सी स्माइल आ गई। लैली बिल्कुल नहीं बदली थी, आज भी उतनी ही बबली और एनर्जी से भरपूर थी। जैसे ही वो पास आई, दोनों की आंखें सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि कई सारे जज्बातों से भर आईं। इतने लंबे समय के बाद अलग होने पर दोनों ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। टाओ लैली ने शियो को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। उसने झटके से शियो का हाथ पकड़ा, उसके होंठ कांप रहे थे। सीओजी, तुम कितनी ज्यादा पतली हो गई हो। क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? कहाँ है वो? मैं खुद उससे निपटूंगी। शियो ने अपने होंठ भींचे और नामे सिर हिलाया। वो टाओ लैली के बगल में बैठ गई, मिंग को अपनी गोद में लिया और बहुत शांत आवाज में बोली, लैली तुम टेंशन मत लो, वो अब मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तुम बताओ, मेरे जाने के बाद से तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सीओजी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आती थी। वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगी और पुरानी बातें शेयर करने लगी। कुछ देर बाद आखिरकार टाओ लैली की नजर उस छोटी बच्ची पर गई, जो पूरे टाइम चुपचाप उनके बगल में बैठी हुई थी। टाओ लैली शियो से बातें करने में इस कदर खोई थी कि उसने अब तक बच्ची को ढंग से देखा ही नहीं था। पर जब उसने अब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिल्कुल अपनी सीओजी की कार्बन कॉपी लग रही थी, जैसे दोनों को एक ही सांचे से ढाला गया हो।
खासकर उसकी वो बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव आंखें, कोई एक नजर देख ले तो इस नन्ही सी जान के प्यार में गिर जाए। दा सियो जी, क्या यही मेंग मेंग है? ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। कितनी क्यूट है यार। ये कहते हुए टाओ लैली अपनी सीट से उठी, मेंग मेंग के सामने घुटनों के बल बैठी और प्यार से उसके छोटे से गाल को छुआ। पर तभी उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। मेंग मेंग भी अपनी सियो जी की तरह ही बहुत ज्यादा कमजोर और पतली थी। टाओ लैली अंदर ही अंदर गुस्से से उबल पड़ी। उसे पूरा यकीन था कि वो निकम्मा आदमी इन दोनों माँ बेटी को भूखा रखता है और उनके साथ बुरा बर्ताव करता है। वो जितना सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे सीधे थप्पड़ जड़ दे। उसने ऊपर शेयर सियो की तरफ देखा। सियो जी, तुमने तो कहा था कि वो भी साथ आ रहा है। कहाँ है वो? शेयर सियो टाओ लैली के अंदर से निकल रहे उस भयंकर गुस्से को साफ महसूस कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करे, इसलिए उसने बस एक ऑकवर्ड सी हंसी हंस दी। मेंग मेंग को एक्चुअली आइसक्रीम खानी थी तो वो वहां बच्चों की लाइन में लगकर आइसक्रीम लेने गए हैं। टाओ लैली ने शेयर सियो के चेहरे के उस हाव भाव को तुरंत पकड़ लिया और इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी शाओजी हमेशा से बहुत शांत और गंभीर स्वभाव की थी, पर आज उसकी उस जेंटलमैन पर्सनैलिटी के नीचे एक अजीब सा डर और दबे होने का एहसास छिपा था। वो इसे फील कर सकती थी। मेंग मेंग का मूड खराब न हो, इसलिए टाओ लैली ने एक ठंडी सांस लेकर अपने गुस्से को अंदर ही गटका और वापस अपनी सीट पर बैठ गई और मन ही मन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के डरावने प्लान बनाने लगी। शेयर जी, टाओ लैली ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि वो अचानक रुक गई। उसकी आंखें एकदम शार्प हो गईं और वो मिल्क टी शॉप के एंट्रेंस गेट को घूरने लगी। शेयर सियो ने अपनी पलकें झपकाईं, उसका चेहरा और ज्यादा ऑकवर्ड हो गया। उसे लगा कि शायद तुम आ गए हो और इसी वजह से लैली का पारा चढ़ गया है। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से एक बेहद तीखी और चुभने वाली आवाज आई। टाओ लैली, तुम्हारे पास यहाँ बैठकर आराम से मिल्क टी पीने का फालतू टाइम है? जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या वो खत्म हो गया? लू कियान, जरा शांत रहो, आज छुट्टी का दिन है। टाओ लैली का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। वो सामने खड़ी उस औरत को किसी गुस्से में फुफकारती बिल्ली की तरह घूरने लगी। शेयर सियो पीछे मुड़ी और उसने उसे तुरंत पहचान लिया, लू कियान। शेयर सियो एक पल के लिए अवाक रह गई। वो उसकी पुरानी कलीग साथी थी, उसी कंपनी की एक उभरती हुई सिंगर जो खुद को बहुत बड़ी सीरियस आर्टिस्ट मानती थी। अरे, क्या ये हमारी सियो जी हैं? तुम घर पर रहकर एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के बजाय यहाँ बाहर लैली को ढूंढने कैसे आ गई? लू कियान की आंखों में एक बनावटी स्माइल थी, पर उसके शब्द पूरी तरह जहर से बुझे हुए थे। इससे पहले कि शेयर सियो कोई जवाब दे पाती, टाओ लैली का गुस्सा पहले फूट पड़ा। लू कियान, तुम अपने काम से काम रखो। आज वर्किंग डे नहीं है तो अपना ये पैसिव एग्रेसिव ड्रामा बंद करो। सियो जी, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ एक पागल कुत्ता भौंक रहा है जो हमारा पूरा मूड खराब कर देगा। टाओ लैली झटके से उठी, उसने मेंग मेंग को गोद में लिया और शेयर सियो का हाथ पकड़कर जाने लगी, पर लू कियान ने तुरंत उनके सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर एक नीचता भरी स्माइल थी। उसने शाओ शाओ को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके होठों के कोने पर एक भड़काऊ मुस्कान तैरने लगी। शाओ जी, तुम कितनी पतली हो गई हो यार। लाइफ अच्छी नहीं चल रही क्या? अगर कोई तंगी है तो खुलकर बताओ अपनी इस छोटी बहन को। मैं थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दूंगी, मैं दिल की बहुत अमीर हूँ। जरा लैली को देखो, यह आजकल मेरे अंदर छोटे मोटे फुटकर काम करती है और इसकी लाइफ एकदम चिल चल रही है। क्यों लैली, मैं सही कह रही हूँ ना? टाओ लैली का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो बिना कुछ बोले बस लू कियान को घूरती रही। शाओ शाओ ने झटके से अपना सिर टाओ लैली की तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर गहरा अविश्वास था। फुटकर काम यानी वो गधों की तरह किया जाने वाला मजदूरी का काम। कंपनी ने लैली को इस हालत में कैसे डाल दिया? हालांकि यह वक्त ये सब सवाल पूछने का बिल्कुल नहीं था। जब शाओ शाओ वापस लू कियान की तरफ मुड़ी तो उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, टाओ लैली बीच में बोल पड़ी। कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने के एंड में खत्म हो रहा है। मैं उसके बाद खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि कोई इंसान इतनी ऊंची उड़ान ना उड़े कि जब वहां से गिरे तो उसकी हड्डियां भी न मिले। अगर मेरी सीओ जी ने दोबारा कमबैक कर लिया ना तो किसी किसी की रातों की नींद हराम हो जाएगी। ये सुनते ही लू कियान का पूरा शरीर अकड़ गया। उसका शाओ शाओ के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जलन भरा पास्ट रहा था। शाओ शाओ ने पूरे 1.5 साल तक उसे अपने साए में दबाकर रखा था। उस दौर में लू कियान का नाम तक कोई नहीं जानता था। पर लू कियान ने तुरंत खुद को संभाला और शाओ शाओ की तरफ एक हिकारत भरी नजर से देखा। कमबैक, यह आज तक का सुना सबसे बड़ा जोक है यार। भला इस इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो एक ऐसी फ्लॉप आर्टिस्ट को साइन करेगी जो अपने साथ एक बच्चे को घसीटती फिर रही हो। बच्चे का नाम लेते ही लू कियान की नजर मेंग मेंग पर गई। वैसे बच्ची है तो काफी क्यूट, तुम चाहो तो इसे ग्रूम करके अगली बड़ी स्टार बनाने का सोच सकती हो। अरे, मैंने तो कह दिया। लू कियान ने बड़े घमंड और बदतमीजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो सच में मेंग मेंग के उस छोटे से गाल को नोचने पिंच के लिए आगे बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने गंदे हाथ इससे दूर रखो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुमने इसे एक बार भी छुआ ना तो तुम्हें रोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। वहां एक ही पल में दो आवाजें एक साथ गूंजी। एक आवाज शाओ शाओ की थी
और दूसरी आवाज, जो पहले से कहीं ज्यादा गहरी, भारी और कड़क थी, वो तुम्हारी थी। तुम अपनी आंखों में एक जानलेवा कड़ापन लिए तेजी से आगे बढ़े और सीधे शाओशाओ के सामने आकर खड़े हो गए। तुमने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम उन तीनों की तरफ बढ़ाए और फिर लू कियान के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़े होकर उसे शाओशाओ और मैंग मैंग से पूरी तरह कवर कर लिया। लू कियान बुरी तरह सकपका गई और उसने डरकर झटके से 2 कदम पीछे खींच लिए। जब तुम गुस्से में होते थे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी का वो खौफनाक वजन साफ महसूस होता था, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला, तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ी। ओह, तो यह वही दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला डेडवेट प्रीति बॉय है। मैं भी सोचूं कि कौन अपनी मौत को दावत दे रहा है। तो तुम हो वो, क्या करोगे? सरेआम पब्लिक प्लेस में किसी औरत पर हाथ उठाओगे? तुमने अपनी भौहें सिकुड़ी और पीछे शाओशाओ की तरफ देखा। तुम्हारी नजरों में एक बिल्कुल साफ सवाल था, ये कौन सी बला है और यह कहां से टपक पड़ी है? यह मेरी पुरानी कंपनी की एक सिंग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ मिल जाएगी। तुम जितने गुस्से में थे, भले ही बाहर के लोग तुमसे न डरे, पर शाओशाओ अंदर से कांप रही थी। तुम्हें अपनी तरफ देखते पाकर उसने डर के मारे अपनी नजरें नीचे झुका ली। यह देखकर तुम्हारा गुस्सा और बढ़ गया। तुमने एक ठंडी सांस ली और बात को ज्यादा नहीं खींचा। तुम वापस मुड़े और नीचे खड़ी लू कियान को घूरने लगे। एक सिंगर, आई एम सॉरी, पर मैंने तुम्हारा नाम आज तक नहीं सुना। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मुझे बस इतना पता है कि एक अच्छा कुत्ता कभी किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं करता। चलो निकलो यहाँ से। तुमने यह बात बिल्कुल सीरियस होकर कही। लू कियान की आवाज और ज्यादा तीखी हो गई। जरा अपनी औकात में रहो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम उस आइडल ग्रुप के गाओ चेंग और सू बिन के तलवे चाटते फिरते हो, उन्हें रोज बाहर ले जाकर दारू पिलाते हो, और आज यहाँ आकर ऐसे कड़े बन रहे हो जैसे कोई बहुत बड़े वीआईपी हो। गाओ चेंग, सू बिन, तुमने उन नामों को अपने दिमाग में प्रोसेस किया और पुराने युग की यादों से मैच किया। हाँ, जब उसका पुराना ग्रुप टूट गया था तो उसने अपने सोलो करियर को दोबारा चमकाने के लिए इन लोगों के पीछे बहुत पैसा और समय बर्बाद किया था ताकि वो उसकी पैरवी कर दें। पर उन लोगों ने उसे कभी घास तक नहीं डाली थी। मैं उन दोनों को भी नहीं जानता। अगर तुमने अपना ये तमाशा बंद नहीं किया तो मैं अभी के अभी सिक्योरिटी को बुला रहा हूँ। लू कियान ने तुम्हें एक आखिरी तीखी नजर मारी और बड़बड़ाती हुई एक तरफ हट गई। तुमने शाओशाओ का हाथ पकड़ा और टाओ लैली को भी अपने पीछे आने का इशारा किया और सीधे स्टोर से बाहर निकलने लगे। पर जैसे ही तुम लू कियान के बगल से गुजरे, वो खुद को रोक नहीं पाए और उसने शाओशाओ पर एक आखिरी कीचड़ उछाला। कितने अफसोस की बात है कि कुछ लोग अब जिंदगी में कभी गाना नहीं गा पाएंगे। शाओशाओ, मेरी नई सिंगल इसी महीने के एंड में ड्रॉप हो रही है। लू कियान ये कहते हुए बड़े घमंड से हंसी। तुम अब चाहकर भी मेरी बराबरी कैसे कर पाओगी? उसकी वो बकवास आवाज पीछे धुंधली होती गई। टाओ लैली का मन कर रहा था कि वो वापस मुड़कर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दे। वो जानती थी कि उसकी सीओजी गाने से कितना प्यार करती थी। उसके जख्मों पर इस तरह नमक छिड़कना बेहद घटिया और बेरहम हरकत थी। तुम्हारे कदम बस एक पल के लिए धीमे हुए। यू ने पीछे मुड़कर लू कियान की तरफ एक गहरी और ठंडी नजर डाली, फिर वापस मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक थे। शाओशाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने होंठ भींच लिए, पर तभी अचानक एक छोटी, साफ और मासूम आवाज गूंजी, जो थी तो एक बच्चे की, पर उसमें एक गजब का कॉन्फिडेंस था। मेरी मम्मा आपसे बहुत अच्छा गाती हैं। आप एक बहुत गंदी आंटी हो। वहां सब के सब एकदम फ्रीज हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो छोटी सी बच्ची इस तरह बीच में बोल पड़ेगी। यू एक सेकंड के लिए रुका, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने मैंग मैंग के सिर को बड़े प्यार से सहलाया। ये हुई ना मेरी बहादुर बच्ची। तुम्हारे अंदर लू कियान की वजह से जो भी गुस्सा और चिढ़ बची थी, वो मैंग मैंग के इन शब्दों को सुनते ही एक सेकंड में काफूर हो गई। तुम लू कियान की तरफ दोबारा देखे बिना सीधे बाहर निकल गए। वो पूरा ग्रुप उस बकवास जगह को पीछे छोड़ आया। उन्होंने मॉल में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढा और वहां बैठ गए। शाओशाओ और टाओ लैली ने अपनी बातें फिर से शुरू की। कुछ ऐसी बातें थी जो शाओशाओ के दिल पर बोझ बनी हुई थी और वो सरेआम सड़क पर नहीं पूछ पा रही थी। अब जब वो आराम से बैठ चुके थे और आसपास कोई नहीं था, तो उसने टाओ लैली का हाथ पकड़ा और आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जिसे वो इतनी देर से दबाए बैठी थी। लैली, तुम लू कियान के अंदर ऐसा फुटकर काम करने की नौबत में कैसे आ गई? और युंजी मैम कहाँ है? वो आजकल क्या कर रही हैं? युंजी दरअसल शाओशाओ की पुरानी मैनेजर थी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी, और वो शाओशाओ को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह मानती थी। ये सवाल सुनते ही टाओ लैली का चेहरा पूरी तरह उतर गया। तुम्हारे जाने के बाद कंपनी ने युंजी मैम को भी नौकरी से निकाल दिया था। उन्होंने काफी समय तक नया काम ढूंढा पर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उनकी माताजी बहुत बीमार हो गईं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए उन्हें पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, इसलिए पैसों की तंगी की वजह से आखिरकार उन्हें एक लाइव इन केयरगिवर, दूसरों के घर रहकर बुजुर्गों की सेवा करने वाली की जॉब करनी पड़ी। शाओशाओ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि युंजी मैम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। उसके सामने की पूरी दुनिया जैसे धुंधली पड़ गई। उसके दिमाग में युंजी मैम का वो पुराना, बेहद शार्प और कैपेबल काबिल चेहरा घूमने लगा। कुछ पलों के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। शाओशाओ ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। वो जानती थी ये सब उसकी खुद की गलती थी।
अगर उसने उस वक्त इतनी जल्दबाजी और इम्पल्सिव होकर फैसला न लिया होता तो युंजी मैम आज इस नर्क में न होती। उसने उस वक्त कंपनी के नियमों के खिलाफ जाकर कई स्टैंड लिए थे, पर चूंकि उसके पास खुद का पैसा और रसूख था तो कंपनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। वो तो बिना सोचे समझे वहां से वॉक आउट कर गई थी, पर उसके बाद युंजी मैम के साथ जो हुआ उसका अंदाजा लगाना बहुत आसान था। वहां का माहौल काफी भारी और उदास हो गया था। पूरे ग्रुप ने फटाफट खाना खत्म किया और थोड़ी बहुत औपचारिक बातों के बाद टाओ लेली ने जल्दी से बाय कहा और वहां से निकल गई। शाओ शाओ का मूड अभी भी पूरी तरह ऑफ था। उन्होंने एक्चुअली दोपहर के बाद मेंग मेंग को एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का प्लान बनाया था, पर अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था और उसका कोई मन नहीं था। तुम उसका यह मूड साफ फील कर पा रहे थे। तुमने कुछ बोलने का सोचा पर आखिरकार मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तुम्हें अभी तक ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी कि आखिर शाओशाओ ने उस वक्त तुम जैसे निकम्मे से शादी करने की इतनी बड़ी जिद क्यों पकड़ी थी, जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। ना पुराने यू को ये पता था और ना ही तुम्हें इसका कोई अंदाजा था। शाओशाओ सीधे घर जाना चाहती थी। वो अकेले बैठकर अपने इन बिखरे विचारों को शांत करना चाहती थी। पर जब उसकी नज़र पास बैठी मेंगमिंग की उस उम्मीद से भरी मासूम आंखों पर गई तो वो अपनी बच्ची का दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार सिर्फ मेंगमिंग की उस छोटी सी खुशी के लिए वो तीनों मिलकर उस अम्यूजमेंट पार्क की तरफ बढ़ गए।